दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं आशुतोष गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के ऊपर डिपेंडेंट है। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट की थी, तो आज हम लोग इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि आज के सेशन में क्या क्या नया है। लास्ट के सेशन में की अगर बात करूं तो उसमें हम लोगों ने HCF सीखा था, जो कि यूक्लिड प्रमेयिका के ऊपर हम लोगों ने प्रयोग करना सीखा था कि वो कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके हेल्प से हम लोगों ने कैसे यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करते हुए HCF निकाला था। इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट के सेशन में बातें की थी। अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो आप उस सेशन को पहले देख लो, ताकि आपको आज के सेशन में जितनी भी चीज़ें क्लियर करनी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहली जो प्रश्नावली है 1.2 में, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, LCM HCF यही सब निकालना सीखना है और इसके ऊपर कुछ एक दो बेस फॉर्मूले हैं और ये जानेंगे कि हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें थ्योरी बताने के अलावा मैं सीधा ये करता हूं कि आप लोगों को प्रश्नावली की क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, प्रश्नावली के क्वेश्चंस को समझाता हूं कि वहां पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और उनमें जो क्वेश्चंस क्वेरीज आती रहेंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने प्रश्नावली में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सिर्फ आपको गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, बस। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये जान लो कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, ऐसे खंड जो गुणन में लिखे हैं, क्या है, गुणन में लिखे हैं, मतलब गुणा में लिखे हैं, गुणा समझते हो ना, मल्टीप्लाई में लिखे हैं, उन खंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कह दिया कि जैसे आपके पास में है 56, कितना है, 56 है। अगर आपको इसको छोटा छोटा तोड़ना हो, ठीक है, छोटे छोटे भाग में तोड़ना हो, तो ये जो आप तोड़ते हो इसको इस टाइप से 2 से डिवाइड करो, क्योंकि लास्ट का डिजिट 6 है जो कि 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर कितना आ जाएगा, 2 से और डिवाइड हो जाएगा 14, 2 से और डिवाइड हो जाएगा 7, और 2 से अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 किसके टेबल में आता है, 7 के ही टेबल में आता है। तो 7 1 जा 7, ये हमारा फाइनली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, राइट। तो ये तो मैंने फैक्टर कर लिए, ये मैंने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, गुणनखंड का मतलब है ये जो आपने अलग अलग नंबर्स निकाल के रखे हैं, ये सब को अगर एक साथ कंबाइन करो तो ये नंबर बनकर तैयार हो जाता है। कैसे सर, ऐसे देखो, ऐसे बन के तैयार होता है। 56 को अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, और बेटा ये भी रहता है 1, चाहे 1 1 जा 1 आप काट सकते हो, लेकिन जो जहां पर आपका लास्ट में बच रहा है ये भी आपको रखना पड़ता है। ये आपके गुणनखंड में ही गिना जाता है। अभी पता चलेगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर लगा के रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं जरा। ये आपने गुणनफल के रूप में लिख दिया। इन्होंने कहा था ना गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, तो देखो हमने गुणनखंड निकाले थे, 1 2 3 4 5 गुणनखंड निकले, जिनको गुणनफल के रूप में लिखा। गुणनफल क्यों बोला जा रहा, बीच में मल्टीप्लाई लगाया गया है, इसलिए इसको गुणनफल के रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये सब निकल के जो आए हैं ये क्या है, इनके गुणनखंड है जो कि गुणनफल के रूप में लिखे गए हैं। ठीक, अब एक बात आती है, इन्होंने एक और नाम बोल रखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, अभाज्य का मतलब क्या है सर, जरा इसके बारे में बताइए। अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएं, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। बात को समझना, जो खुद से और 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएं वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होनी चाहिए थी। तो जैसे बात करते हैं 1 की, 1 जो है खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 1 के टेबल से, मतलब कि 1 से भी डिवाइड हो सकता है और खुद से भी डिवाइड हो सकता है। कह सकते हो 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से खुद से भी डिवाइड हो सकता है, तो आंसर होना 1 ही आना है। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। 2 को देखो, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, और 2 जो है वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है।
2 जो है वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा 3 की बात करो जरा। 3 जो है 1 से डिवाइड हो सकती है, 3 1 से डिवाइड हो सकती है और 3 खुद से भी डिवाइड हो सकती है। 3 1 जा 3 कट हो जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 की बात करो, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। जैसे ही 4 का बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये 4 जो है खुद के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक और टेबल है जिससे डिवाइड हो सकता है। किससे? ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है? 2 2 जा 4, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको याद रखनी है कि ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो जाएं और 1 से डिवाइड हो जाएं, वही हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, नहीं तो और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, सर ऐसे तो फिर हम लोग समझ सकते हैं ना कि 13, 11, 7 और कितना 17, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये खुद के टेबल से डिवाइड होती ही होती हैं, 1 से भी डिवाइड होती है, लेकिन ऐसा दूसरा कोई और टेबल नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। क्लियर हो गया? इनको भाजित नहीं कर सकते, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। या सिंपल सी एक भाषा और बोली जाए, जिनके गुणनखंड 2 और ऐसी संख्याएं अभाज्य उनको बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें गुणनखंड जो हो, गुणनखंड वो या तो स्वयं हो या 1 हो। क्या हो? स्वयं होनी चाहिए, स्वयं से डिवाइड हो जाए, स्वयं का गुणनखंड हो जाए, या फिर 1 हो। सिर्फ 2 ही एकमात्र होती है इनकी संख्या अभाज्य गुणनखंड, और कोई नहीं होता है। जैसे क्या 56 है क्या? नहीं, 56 में तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, 2 2 2 7 1, बहुत सारे हो गए ना, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसके गुणनखंड अभाज्य हैं। ये देखो 2 इसका गुणनखंड आया, क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। सब की सब गुणनखंड क्या है? अभाज्य संख्याओं से मिलकर बने हैं। तो इसका मतलब है ये जो गुणनखंड लिखे हैं ये अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? 56 के हैं। क्लियर हुई बातें? अब एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया हो, अब क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है। स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझा दी गई है आपको। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं, जिनका गुणनखंड क्या हो? स्वयं हो या तो वो 1 हो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 140 का गुणनखंड बताना है अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या ही आएंगी, एक्चुअली में नंबर ही ऐसे सेट किए गए जो अभाज्य संख्या ही आएंगी। जरा देखते जाओ। 2 को कट करो 70 टाइम, फिर कट करो 2 से 35 टाइम, फिर कट करो 2 से कितना? नहीं, 2 से कहाँ कट होगा इस बार कट होगा ये 5 से। 5 7 जा 7 1 जा, इतना कट हो गया। अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए इसके? अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू आ गया 2 2 5 7 और 1 भी लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब के सब अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। 5 भी किसी के टेबल से नहीं डिवाइड होता, खुद के और 1 के टेबल के अलावा। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा? 156 के बताओ। बस यही करना है, आप ये जान लो। फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के रखने हैं गुणनफल के रूप में। तो ये देखो गुणनफल के रूप में रखे हैं। गुणनफल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई में रखे हैं। अब इसका क्या होगा? 2 से कट करोगे 7, 2 7 जा 14 होता है, लिखा 15 है, तो 1 बच गया, वो आप आगे लगा दोगे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। 7 लिखा है बट 6 तक टेबल पढ़ेंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6 हो गया, बचा 1 18 हुआ, 2 9 जा 18 हो गया। अब 39 किसके टेबल में आता है? आप सोच के देखो। 39 एक तो 3 के टेबल से डिवाइड हो ही रहा है, साथ ही साथ 13 3 जा होता है ना, तो यहां पे मैं पहले 3 से ही डिवाइड कर लेता हूं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और क्या हो जाएगा? 13 1 जा 13, ये हो गया। अब क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड हम यहां लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 13 और 1, इतने नंबर हमारे अभाज्य गुणनखंड के निकल कर आ गए।
यही काम आपको हर बार करना है स्टूडेंट्स। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे और समझते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। चलो फटाफट नोट करते चलो, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस नोट करते चलो। 3825, तो हमने कहा 3825 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखो लास्ट की डिजिट देखकर पहचाना करो कि किससे डिवाइड होने वाला है। 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 के टेबल में कहीं भी लास्ट में डिजिट में 5 नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 के टेबल में 3 5 जा 15, और 15 का जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट 1 का जो इकाई का डिजिट होता है वो 5 ही होता है। मे बी ये 3 से डिवाइड हो सकता है, मे बी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से चेक करके देखना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और फिर 3 7 जा 3 5 जा, मतलब कट हो रहा है, तो मतलब 3 के टेबल से कट करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। अभी फिर से आ रहा है, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी डिवाइड हो रहा है क्या? 3 1 जा 3, बिल्कुल नहीं हो रहा। आप चेक कर सकते हो, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट डिजिट 5 है। आगे बढ़ते हैं। 4 के टेबल में कहीं भी ऐसा होता है जो लास्ट डिजिट 5 बनाए? नहीं होता है। ठीक है, 20 बन सकता है, लेकिन 15 नहीं बन सकता, या 5 नहीं बन सकता। अच्छा, 5 के टेबल में तो डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 के टेबल में कट होगा। 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, और फिर से कितना आ जाएगा? 17 1 जा 17। इसके अलावा और कुछ काटना नहीं है। कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा स्टूडेंट? जरा बता दो देखकर। हमने लिखा 3 3 5 5 17 1, 3 3 5 5 17 1, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 5005। स्टूडेंट्स देखकर बता सकते हो कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है। देखो अभी बताया लास्ट का डिजिट 5 है, लास्ट का डिजिट क्या है? 5 है, तो कौन से टेबल से आएगा जरा बताओ, काउंट करके बताओ। 3 के टेबल से मे भी आ सकता है। 3 1 जा 3, बचा 20, 3 6 जा 18, फिर 20 3 6 जा 18, नहीं कट हो रहा। 3 के टेबल से नहीं कट हो रहा, डोंट वरी। आप यहां पर किसका टेबल पढ़ सकते हो? 5 का। फिर 5 1 जा 5, 0 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो 0 वैसे ही नोट करते रहो। फिर से 0, फिर 5 1 जा 5। अब किसके टेबल में आएगा जरा फिर से चेक करो। तो 3 के टेबल में 3 9 जा नहीं आ सकता, 3 के टेबल में बिल्कुल नहीं आ सकता है। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, हाँ यहाँ पे 3 3 जा 9 बिल्कुल नहीं आ रहा है। 4 के टेबल में 1 आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं है, 7 के टेबल में, 6 के टेबल में भी लास्ट में डिजिट 1 आता नहीं, 7 के टेबल में आता है जो कि 21 बनाता है। चेक कर लो कि 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 1 जा 7, बचेगा 3, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21, बिल्कुल सही है, कट गया। 7 1 जा 7 ना, पहले 10 लेकर चलेंगे। 7 1 जा 7 हो गया, बचा कितना? 3 हो गया 30। 7 4 जा 28, फिर बचा 2, 21 हो गया। 7 3 जा 21। क्लियर स्टूडेंट्स? 3 आ गया लास्ट के डिजिट में। 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा हो तो काटो, नहीं तो और किसके टेबल में लास्ट में 3 आता है? 7 9 जा 63 होता है। 7 के टेबल में कट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन नहीं कट हो रहा है। 3 के टेबल से भी नहीं कट हो रहा, 7 के टेबल से भी नहीं कट हो रहा। 9 के टेबल में आता है क्या कहीं भी 3? 9 6 9 7 जा, बात तो वही पड़ेगी। 7 चेक कर लो या 7 9 जा पढ़ लो, बात एक ही पड़ेगी, नहीं कट हो रहा है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं 11 का टेबल पढ़ो। हाँ 11 के टेबल से कट हो रहा है। 11 1 जा 11, और साथ ही साथ मेरे पास में आ जाएगा 11 3 जा 33। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर इसके बाद में 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता है। 13 1 जा 13 हो गया। कितने निकल कर आ गए? अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में निकल कर आए हैं। अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 7 11 13 एंड 1, ये मेरे पास में निकल कर आ गया। समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन अभी चल रहा है, कुछ ज्यादा आगे गए नहीं है, अभी देखते रहो और भी अभी आगे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ तरीकों से मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया। अब आगे चलते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 अब मुझे लगता नहीं है कि आपको मुझे बताने की जरूरत है। उम्मीद कर सकता हूं ना दोस्तों कि इतना सिखाया है, 4 क्वेश्चन तो सामने लगा के दिखा दिए, एक क्वेश्चन आप लगा के दिखाओगे, इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं।
ठीक है, तो ये चौथा जो क्वेश्चन है, सॉरी पांचवा जो क्वेश्चन है 7429, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, डोंट वरी, चिंता मत करो, आप नहीं भी कर पाओगे, पीडीएफ आपको दी जाएगी, उसमें इसका सॉल्यूशन जरूर रहेगा। अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं बताऊं इसको, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर 5th वाला क्वेश्चन जो है 1 का, वो आप हमें बता दीजिए, तो हम आपको अगले सेशन के वीडियो में उसको कवर जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 5th वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। दोस्तों, HCF क्या है, LCM क्या है, इसके बारे में जानेंगे और कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। ठीक है, चलो अब जांच करते हैं और बताते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणनफल LCM है, ऐसे हमको जांच भी करना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि हमें यहां पर फाइंड क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये ज्ञात करो कि HCF क्या है और LCM क्या है, ये बताना है। बेटा लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को ये बताया था, प्रैक्टिस सेट 1.1 में बताया था कि HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड मेथड का यूज किया जाता था। आज हम यूक्लिड मेथड का यूज नहीं करेंगे, हालांकि कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लॉन्गेस्ट पड़ जाती है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आपको LCM भी बताना है। तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों एक ही चीज फाइंड हो जाए, तो हम गुणनखंड विधि लेके चलेंगे और गुणनखंड विधि की सहायता से हम आपको बताएंगे कि HCF और LCM कैसे निकालना होता है। तो लिखा हुआ है 26 और 91। ओके स्टूडेंट्स, 26 और 91 याद रहे, HCF और LCM हमेशा 2 नंबरों के बीच का निकाला जाता है, कभी भी एक नंबर का HCF या LCM नहीं निकाला जाता। अच्छा, तो करना क्या होता है, सबसे पहला काम है कि आप इनके फैक्टर्स ढूंढो कि फैक्टर्स किस में आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 26 का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 × 13, फिर 13 × 1 में बनेगा। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए, या यूं बोलो कि अभाज्य गुणनखंड जो बन गए वो बन गए ये। ठीक है, 2 × 13, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद में 91 के फैक्टर कितने बने, जरा ये बताओ। तो देखो ये 91 जो होता है वो किसके टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है, बट 13 और 7 के टेबल में आता है। तो 13 और 7 के टेबल पहले 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 को कट करोगे 13 टाइम और 13 को कट करोगे 1 टाइम, तो आपके पास में इसका 91 का जो फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 × 13 × 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जो एक बात बताने वाला हूं उसको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। HCF क्या होता है? HCF में आपको ये याद रखना होता है कि कॉमन होना चाहिए। देखो जो लिख रहा हूं वो याद कर लो, कॉमन हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। बहुत से बच्चों को कॉमन का मतलब नहीं पता होगा, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो तो उभयनिष्ठ बोला जाता है, जो दोनों के पास हो। कॉमन भी होना चाहिए और कम से कम पावर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम घात का होना चाहिए, घात का। ठीक है स्टूडेंट्स, घात तो यहां पर कोई नहीं है, पहली बात तो ये जान लो, घात यहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन तो अभी बताएंगे यूज कैसे करना है। अब जरा एलसीएम के लिए लिख लो। एलसीएम के लिए हम क्या लिखना चाहेंगे, जरा इसके बारे में जानो कि सब कुछ ले लेना है। कॉमन तो लो ही लो, साथ में और सब कुछ ले लो। कॉमन लो और बाकी सब लो, और बाकी सब भी क्या करो, ले लो। ये बहुत शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा है, इसमें कुछ डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अभी कैसे यूज करना है वो बताते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी साइंस गणित नहीं है, साफ साफ लिख के दिया है कि पहले वाले में कॉमन तो लेना ही लेना है, साथ में कम से कम घात वाला लेना है, और यहां पर कॉमन तो लेना ही लेना है और बाकी सब भी ले लेना है। ठीक है, बाकी सब भी ले लेना है, लेकिन कॉमन लेने में इसमें बड़ी घात ली जाती है। कौन सी ली जाती है? बड़ी घात ली जाती है, बड़ी घात लो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कॉमन वाला लेना है, बाकी सब जितना भी बचता है कॉमन के अलावा वो भी लेना है, और बड़ी घात वाला लेना है। तो अभी यहां तो घात की तो बात कर ही नहीं जा रही है, तो कैसे चलेगा जरा ये समझो। HCF और LCM, मैंने कहा था HCF वो होता है जिसमें कॉमन हो। तो देखो बेटा, इन दोनों में 13 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, और कहो तो 1 भी कॉमन ले लो, 1 हमेशा ही कॉमन मिलेगा आपको। 13 × 1 मतलब 13 HCF आ जाएगा। और अब जरा इसमें LCM में बात करो, HCF और LCM है ना, LCM में बात करो
कि एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में बेटा कॉमन तो होता ही होता है, कॉमन वाला जो है वो तो लेना ही लेना, मतलब 13 को तो लेना ही लेना है, 13 और 1 को तो लेना ही लेना है। बाकी सब भी ले लो, बाकी सब भी ले लो, मतलब इसका 2 बच रहा है ये भी ले लो, इसका 7 बच रहा है ये भी ले लो, सब ले लो, ठीक है, कुछ मत छोड़ना। तो आएगा क्या जरा ये बताओ। 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 4 80 182 आ जाएगा। ये हमारे पास में एलसीएम निकल कर आ गया है। क्वेश्चन लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है हमारा। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, अब बात क्या करनी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि आपको इसकी जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो इनकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का इक्वल होगा, ऐसा आपको जांच करके बतानी है। तो चलो जांच करते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। और कैसे जांच करनी, पहले संख्याओं का गुणनफल निकाल लो स्टूडेंट्स। संख्याओं का गुणनफल, जरा गुणनफल करके बताओ स्टूडेंट्स कितना आएगा। संख्याएं क्या थी, संख्याएं थी 26 और 91, 26 गुणे 91 ये थी। और कितना आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन बता सकते हो। तो देखो वैसे तो यहाँ पे 36 मैं छोटा छोटा लिख कर लेता हूँ, 26 को मैं लिख लेता हूँ 13 इंटू 2 में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे हमें टेबल पढ़ने में आसानी होगी। तो 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 9 जा 117 और 1 118 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 2 1 जा 2। इतना आता है संख्याओं का गुणनफल, इतना आता है संख्याओं का गुणनफल। तो अब हमें पता करना है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आता है। तो चलो यहां तक नोट कर चुके होंगे सब कुछ, इस सब का कोई काम नहीं बचा है। अब हम लोग चलेंगे आगे और समझेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या आता है। देखो स्टूडेंट्स, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आपको निकालना है और कितना आएगा वो। एलसीएम एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 13 8 जा कितना, 13 2 जा कितना होता है 26, कैरी 2 आ जाएगा। 13 8 जा होता है हमारे पास में 104 और 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 और ये हो गया 23। क्या हमारे पास दोनों सेम आ रहा है, क्या दोनों चीजें सेम आ रही हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 लिखो। समीकरण 1 और 2 से हमने ये देखा कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का। ये हमने देखा एक क्वेश्चन के जरिए। स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये याद रखना है, आपने जांच तो की, अच्छी बात है, साथ ही साथ ध्यान दो ये एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। जब दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है तो वो इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के। ये अभी आगे काम आएगा आपके। तो ये चीज आपने जांच तो करी थी, साथ ही साथ इसको फॉर्मूले के रूप में याद भी कर लो, ठीक है। रफ किया जाए अब और आगे बढ़ा जाए, आगे का क्वेश्चन समझा जाए। आगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर से हमें इसी तरह से एक क्वेश्चन और निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक। उन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते जाओ, मैं इसको अभी रफ नहीं कर रहा हूं, आपको ये चीज जो है अभी काम आएगी। अभी आप देखने को मिलेगा कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन में भी पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा आपको, तो हम बताते हैं आपको अगले क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, तो हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 510 और हमारे पास में 92 दिया हुआ है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि 510 का जो है गुणनखंड निकालेंगे और 92 का भी गुणनखंड निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 हो गया और हमारे पास में आ जाएगा 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 आ गया, ठीक है। फिर 3 के टेबल से कट हो सकता है तो काट दो, नहीं हो पा रहा है तो 5 के टेबल से कट होगा। 3 8 जा होता है 24, 3 5 जा 15, बिल्कुल कट होगा।
3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अभी भी कट हो रहा है क्या? नहीं, अब नहीं कट हो रहा। 5 के टेबल से कट करो, 5 1 जा 5 बचेगा 3 35 5 7 जा 35 और समझो 17 1 जा 17 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ गए? इसके गुणनखंड आ गए। मैं यहां लिख लेता हूं सीधा सा 5 1 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 3 5 17 और 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 की जरूरत वैसे नहीं है, हर बार बताता हूं। 2 को कट करोगे 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 और ये कितना 23 तो किसी टेबल में आता ही नहीं है, तो 23 हमारे पास में वैसे ही एज इट इज नोट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 92 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1 और साथ ही साथ ये भी जान लो एचसीएफ कितना आएगा अब हमारे पास में और एलसीएम कितना आएगा। स्टूडेंट्स, एलसीएफ के लिए हर बार बताया है कि आपको कम से कम पावर वाला लेना है और जो कॉमन है वही लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। तो देखो कॉमन क्या क्या है जरा उसके बारे में जानो पहले तो। अच्छा, यहां पे देखो पावर तो है नहीं कहीं भी ना, पावर तो है नहीं। चलो मैं पावर को बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहां देखो कॉमन क्या है, ये है 2 2 और 2 मिल गया दोनों कॉमन, तो ये मेरा आ गया 2 कॉमन आ गया, एचसीएफ निकल कर आ गया। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? 3 5 17 2 33 कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब एचसीएफ मेरा सिर्फ 2 ही रहने वाला है। एलसीएम जो आएगा अब बहुत बड़ी नंबर आएगा एलसीएम। देखो जो कॉमन है वो तो लो ही लो, मतलब 2 और 2 ये दो कॉमन थे, इनको तो लेना ही लेना है। ठीक है, ये लो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में कॉमन वाला लिया है, एक ही बार लेना, बार बार नहीं लेना। ये इसका 2 लिख लो, इसका 2 लिख लो, अलग अलग नहीं लेना, कॉमन वाला एक ही बार लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखो। बचे हुए नंबर्स भी लिख लिए जाते हैं, बाकी सब ले लो, लिखा था बाकी सब भी ले लो, कॉमन तो लो ही लो, बाकी सब भी लो। तो 2 और 23 बचा है, 2 23 ये यहां से ले लिया, यहां से ले लेते हैं 3 5 और 17 ले लिया। बताओ ये बात क्लियर हो गई आपकी? 3 5 17 ये सब हमारे पास में नंबर्स निकल कर आ गए। एलसीएम काफी लंबा बनने वाला है, आप इसकी चिंता मत करो कितना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और समझो कि अब मेरे पास में ये पूरा अगर मैं सॉल्व कराऊं, एचसीएफ तो मेरा ऊपर निकल कर आ गया, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 4 नंबर एक साथ कर दिए और साथ ही साथ 23। अच्छा देखो 23 और 17 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 23 17 को मल्टीप्लाई को 17 3 जा 51 कैरी 5 17 2 जा 34 39 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 6 1 जा 6 6 9 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 एंड 5 23। इतना नंबर आ गया क्या स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये निकल कर आ गया पूरा का पूरा एलसीएम हमारा। अगर एलसीएम निकल कर आ गया है, अब सिर्फ इतना बचा है, जांच करना बचा हुआ है, जांच करना बचा हुआ है, जांच करके बता दो कितना आएगा। तो देखो पहली बात तो मैं ये बता देता हूं, संख्याओं का गुणनफल चाहिए होता है, तो ये रहा संख्याएं और गुणनफल निकाल लो। पहले लिख लो बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं यहां से जांच। कौन सी जांच करने जा रहे हैं? 510 मल्टीप्लाई 92, ये क्या है? ये है संख्याओं का गुणनफल। तो आप लिख देना यहां पर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा देना। तो इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। चलो बच्चों वाला काम कर लें यहां पर, जैसे हम लोग बचपन में करते आए हमेशा। 1 2 9 और 5 2 जा 10 कैरी 1 5 9 जा 45 46, तो 2 9 6 और एक मिनट हाँ 6 और 4 मेरे ख्याल से यही आ रहा है, 4 6 9 2 0। जीरो कहाँ से आया? जीरो बेटा आपने ये छोड़ दिया था ना, तो ये जीरो आ गया। क्लियर? अच्छा ऐसे ही करना होता है, जीरो का यहाँ पे लेने का मतलब कुछ नहीं बनता है, आप जीरो लेकर करोगे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। 5 2 जा 10 कैरी 1 5 9 जा 45 46, बिल्कुल सही किया है। आगे देखते हैं और क्या है स्टूडेंट्स। अब मेरे को ये रफ कर देना चाहिए, यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है ना, क्योंकि बोर्ड कम पड़ जाता है यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ले आते हो आप लोग। चलो इसका भी कोई काम नहीं बचा, ये भी आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं क्या करना है। अच्छा मेरे पास में एलसीएम और एचसीएफ भी तो लेना था, एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ जगह बन चुकी है तो यहीं कर लेते हैं। देखो तो एलसीएम कितना निकाला? 2 निकाला, और ये कितना आ गया? 2 3 4 6 0
2 को करो 0 से, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। स्टूडेंट क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? जांच में साबित हो गया कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। आगे की लाइन आप जानते हो आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 से संख्याओं का गुणनफल, ये समीकरण 1 बना लो, ये समीकरण 2 बना लो, फिर आगे आपको वही लिखना है जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है यार, तो आप क्या करा करो, थोड़ा सेशन को जो है शेयर वेयर मारने के लिए याद रखा करो, ठीक है। और ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन भी दी जाती है आपको बताने के लिए कि हाँ सर मस्त लगा। और साथ ही साथ कमेंट जरूर किया करो, रिमार्क जरूर दिया करो कि सर ये चीज़ यहाँ पर ऐसे होनी चाहिए, वो वहाँ पर होनी चाहिए, या ऐसे करें वैसे करें, जो भी है आपके मन में दिल में वो सब बताया करो, ठीक है ना। अच्छा लगता है जानकर कि आपने हमारे वीडियो को देखा और उस पर कमेंट किया, कुछ रिमार्क दिया, कुछ पसंद आया, कुछ नहीं पसंद आया, सारी चीज़ें बताया करो कि हाँ सर ये चीज़ हुई हमारे साथ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो ना। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल से ये एक क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत आ सकती है क्या, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 3 3 6 5 4 का आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और करके दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने की, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बताए, इतने डिटेल में बताए कि आपको कैसे करना है, ये आप करके देखना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही सर अभी नहीं समझ में आया, अभी मजा नहीं आई, तो बेटा देखो मजा तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करके सीखोगे, समझ रहे हो। मैं तो यहाँ 50 क्वेश्चन लगा के चला जाऊंगा, आप बैठकर वीडियो भी देख लोगे बढ़िया। अगर आप पेंसिल और पेंसिल लेकर रफ लेकर नहीं बैठे हो तो ये समझ लो आप सिर्फ 10% कवर कर रहे हो मैथ को, ठीक है। 90% मैथ तब कवर होगी आपकी जब आप मेरे साथ साथ नोट करोगे उस चीज को, ठीक। और अगर 100% आपको सीखना है तो जितना भी मैंने आपको होमवर्क के लिए काम दिया है, 4 क्वेश्चन मैं बताता हूं, 1 क्वेश्चन आपको छोड़ के देता हूं कि आप इसको ट्राई करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं इन्हीं मेथड के हेल्प से। अगर आप कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर आपने बताया वो मेथड जो है काम कर गया, मुझे समझ में आ गया, आंसर मैच कर गया, मेरी उत्तर पुस्तिका से मेरा आंसर मैच कर गया, मतलब आपको समझ में आ गया, तो इससे पता चलता है ना कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो इसलिए जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है ये समझो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अगर नहीं होता है फिर उसके लिए तो हम ही हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर यहाँ पे दिक्कत आई, या फिर आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, उस पर हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, पूरा दिन वहां पर ऑनलाइन मिलूंगा आपको, ठीक है। तो आप वहां पर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो कि सर यहाँ पर कुछ दिक्कत आई, क्वेश्चन का फोटो खींच के भी भेज सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो टेलीग्राम है आपका वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से मेरे साथ सभी सोशल मीडिया पर ज्वाइन हो सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने हमसे ये बोला, बुक वालों ने हमसे ये बोला, बुक में जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभी तक जो विधि चल रही थी वो अभाज्य गुणनखंड की ही विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और एकमात्र बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो समझाते हैं और करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने 3rd का जो दिया हुआ है, 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, तो पहली बात तो दिमाग से निकाल ही दो क्योंकि अभी तक जो करते आए वो विधि अभाज्य गुणनखंड की ही है। और अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है, किसका किसका बताना है, 12 का, 15 का और 21 का। एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, तरीका कि कैसे आपको निकालना चाहिए, ज्ञात कैसे करना चाहिए, ये सब बातें अभी मैंने डिस्कस की। इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड बना लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे 12 के गुणनखंड आ गए मेरे पास में, 2 2 3 1, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो मैं लिख सकता हूं 3 और 5 और 1, ये किसका आ गया, 15 का आ गया। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 7 1। स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा समझने की, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, अभी घात के रूप में बदला नहीं है, तो आप ये बात तो भूल ही जाओ कि छोटी घात लें कि बड़ी घात लें, अभी उससे टेंशन नहीं लेना है। मैंने सिर्फ इतना बोला है एचसीएफ लेना है तो तीनों में कॉमन होना, 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो ना इस बार, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो होता है एचसीएफ। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है,
ठीक है, मतलब 2 ऊपर था लेकिन नीचे नहीं था, कॉमन नहीं मिला। 2 तो कॉमन है ही नहीं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में है, कॉमन है, तो HCF कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा स्टूडेंट्स, कॉमन वाला तो लेना ही लेना है, मतलब 3 तो लेना ही लेना है, बचा हुआ ये 2 जो है ये ले लो, बचे हुए दूसरे नंबर का 5 ले लो, फिर नीचे क्या बचता है 7 ले लो, और देखो 1 तो तीनों में ही कॉमन था तो 1 भी ले लो, चाहे ऊपर 1 ले सकते हो लेकिन आंसर तो 3 ही लाना है हमको, ठीक है। अच्छा, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42, 420 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ें और समझाएं आगे क्या दिया हुआ है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट करते हैं, 3 का 2 पार्ट देखते हैं, इतनी जगह में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर बढ़ाएंगे ना। देखो क्या दिए हुए हैं नंबर्स, क्या क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, 2 के पार्ट में हमसे ये इन्होंने नंबर बोला 8 9 और 25 बोला हुआ है, चलो देख लेते हैं। 8 9 25 स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड बना लो इनके, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स सबसे छोटा वाला बनाया करो, हाँ जितने छोटे छोटा डिवाइड कर सको। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बताओ ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जितना भी कुछ है आप लोग समझ सकते हो, बहुत छोटा छोटा टेबल दिया गया है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि फैक्टर कैसे किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स समझो, 8 का फैक्टर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और उसका किसका 9 का मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 1, और साथ ही साथ 5 का लिख सकता हूँ मैं 25 का लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 1। मैंने कह रखा है, क्या कह रखा है कि HCF वो होता है, HCF वो होता है जो कॉमन होता है। कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है सिवाय 1 के। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF, कम से कम HCF जो होता है वो 1 तो निकल कर आता ही आता है, क्योंकि वही हमारा कॉमन होता है सब में, ठीक है। अच्छा, एलसीएम क्या निकल कर आता है, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, वो सब एलसीएम है, कॉमन तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो मतलब यहां से ये तीनों नंबर ले लो, तो तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये 9 आ जाएगा, और यहां से ये दोनों लेने पड़ेंगे तो ये 25 आ जाएगा। और बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 कैरी 2, ठीक है, 16 का 1 आएगा ना, हाँ एक मिनट देना, हाँ 20 आ गया, 8 2 जा 16 है, एक मिनट सुनो गलती हो गई है, फिर से कर लेते हैं। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 एंड 4 20 कैरी 2, 8 2 जा 16 एंड ये हो जाएगा 1800, कुछ 1800 के आसपास आंसर आएगा इसका। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई होंगी चीजें, उम्मीद कर सकता हूं कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी हो चुका है, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और कौन से हार्ड क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये कुछ बुक में मेरे को लगता है ये थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये मेरा कौन सा था, ये थर्ड क्वेश्चन था ना बुक का, हाँ ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बचता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा, 7 17 23 और 29, उसको अब करते हैं हम लोग और समझते हैं क्या करना है। लो मार्कर तो गया, चलो अच्छा देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, मार्कर पहले उठा लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोगों को थर्ड का जो सेकंड पार्ट छूटा हुआ है उसको क्या करना है, देखते हैं। आ जाओ, थर्ड का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स इन्होंने जो नंबर दिए हुए हैं वो है 17 23 29। देखते ही पता चल रहा है कि कोई भी गुणनखंड नहीं बनने वाला, ये किसी के टेबल में आते ही नहीं है भाई साहब, किसी के टेबल में भी आते ही नहीं है। तो आप गुणनखंड करने भी जाओगे तो इसका मिलेगा 17 और 1, इसका मिलेगा 23 और 1, इसका मिलेगा 29 और 1। अगर मैं डायरेक्ट भी लिखूं कि 17 का गुणनखंड क्या होंगे तो भाई 17 और 1 ही तो आएगा। क्या किसी के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम गुणनखंड आगे बनाते, नहीं तो नहीं बनाते। आप करके देखना, वही मेथड लगाना चाहो तो वही लगा सकते हो, या तो डायरेक्ट दिख रहा है
कि 23 का कोई गुणनखंड आएगा ही नहीं 23 और 1 के अलावा, 29 का कोई गुणनखंड आएगा ही नहीं 29 और 1 के अलावा। सिंपल सी बात आ गई। HCF कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 1, क्योंकि तीनों में 1 ही कॉमन है। और LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 1, जो कि कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, 23 और 29। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर छोड़ता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी आंसर आएगा वही आपका आंसर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई चीज़ें? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है? HCF 306 और 657 का 9 है। ओके, कोई बात नहीं। LCM जो है 306 और 657 का क्या होगा ये बताना है। HCF दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? नंबर्स देख लो, नंबर्स दिए हैं 306 और 657, राइट? हाँ, 657 का जो HCF है वो 9 है। बहुत अच्छी चीज़ दी है। LCM बताओ कितना आएगा? हमें नहीं पता। स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर जांच करते समय बताया था कि आप इसको फॉर्मूला मानकर भी याद कर लो, ठीक है? देखते जाओ, समझते जाओ क्या बताने वाला हूं। आपको बताना है LCM कितना आएगा। देखो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं ना वो सेम है। सेम कैसे है सर? देखो LCM में भी उन्हीं नंबर्स का LCM निकालना है जिन नंबर्स का HCF दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्हीं नंबर का 306 और 657 का ही HCF दिया हुआ है, और LCM पूछता है कि इन्हीं नंबर्स का LCM बताओ। दो नंबर्स दिए गए हैं, HCF दिया गया है और LCM पूछ रहा है। तो बेटा आपको अभी अभी मैंने बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है LCM मल्टीप्लीकेशन HCF का। होता है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 है और 657 है। LCM क्या है? पता नहीं, यही निकालना है। HCF क्या है? HCF है हमारे पास में 9 मल्टीप्लाई में है, इस घर में आएगा, दूसरी तरफ आएगा तो आएगा डिवाइड में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। क्या 9 से कोई टेबल डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 9 7 जा 63 बचा 2 27, 9 3 जा 27, ठीक है? उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करके बता दो कितना LCM बनेगा। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 यहीं पर लिख लेते हैं डायरेक्ट। 8 आ गया, 3 आ गया, 9 4 कितना 13 हो गया, कैरी 1 2 और 2 आ गया। स्टूडेंट्स, LCM इतना आएगा। LCM इतना बनकर तैयार होगा, ये आपको मिल गया है, ठीक है? आगे चलें और समझाएं कि हमें और क्या क्या चीजें करनी है। जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करके किनारे होते हैं, ठीक है? देखते जाओ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, 4 हो चुका है ना, 5 पर आ गए हम लोग। इस बार आपको बोला गया है जांच करके बताओ कि आपको 6 की पावर n जो है उसका एक अंतिम डिजिट जो होगा वो 0 होगा, ऐसा जांच करके बताना है, ठीक है? देखो स्टूडेंट्स, करने के लिए यहां पर क्या है कि आपको पावर नहीं समझ में आ रही होगी कि 6 की पावर n बोला गया है, ठीक है? मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इन्होंने कहा है कि 6 की पावर n लिखा हुआ है, और 6 की पावर n को जब एक्सपेंड किया जाए या खोला जाए तो उसका जो अंक है ना वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा आपको प्रूफ करके बताना है, जांच करनी है, प्रूफ नहीं करना है, जांच करनी है कि ऐसा हो सकता है क्या। आप बताओ कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है? अच्छा, और n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी बोला है। n एक प्राकृतिक संख्या है। अब पहली बात तो ये जान लो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं और आगे चाहे जहां तक जाए हमें मतलब नहीं है। मतलब 1 2 3 4 डैश 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 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा सर, तो ये प्राकृतिक है, तो फिर दूसरी कौन सी होती है? एक होती है पूर्ण संख्या बेटा, एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है सर? जिसमें बेटा 0 भी आ जाए और प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएं, इनको पूर्ण बोला जाए। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरी संख्याएं ले लो, वो पूर्ण है, ठीक है? अच्छा, पूरी कैसे हुआ सर? बेटा ये जो 0 है ना, इसको प्राकृतिक नहीं बोला गया, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया आप सोच सकते हो? क्योंकि इसको प्रकृति ने बनाया ही नहीं है, इसको तो आर्यभट्ट ने बनाया है, एक इंसान ने बनाया है।
ये ऐसी संख्या है जो कि इंसान ने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा गया है। सिंपल सी बात है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था कि आप 6 की पावर n को ओपन करो और उसका जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 पर खत्म होगा, ऐसा आपको बताना है। जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो हमने रखा 6 की पावर 1, तो रिजल्ट आता है 6। 6 की पावर 2 तो रिजल्ट आता है 36। 6 की पावर 3 तो रिजल्ट आता है 216। 6 की पावर 4 आता है, तो 6 की पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 1296। इस तरह से चलता रहेगा। हालांकि ये पावर बढ़ाई जा रही है। पावर का मतलब होता है 6 को उतना टाइम मल्टीप्लाई करो, 6 को उतना ही टाइम मल्टीप्लाई करो। अगर 6 की पावर 5 लिखोगे तो भी आपका जो लास्ट में डिजिट आएगा वो 6 ही आएगा। कोई भी नंबर बनेगा वो 6 ही आएगा। क्यों, देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, हर बार 6 ही आएगा। ये लॉजिक है हमारा कि 6 की पावर चाहे जितनी खोलो आप, 5 खोलो, 10 खोलो, 11 12 कितनी भी पावर खोलो, आएगा 6 ही लास्ट डिजिट। ठीक है, आप ये मत समझ लेना कि 6 × 5 किया जा रहा है तब 30 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 की पावर खोली जा रही, 6 का मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा। ठीक है, अच्छा ये चीज समझानी थी। और क्या समझाना है, तो आप जरा ये सोचो। अच्छा, इन्होंने कहा है कि 0 आएगा, हो सकता है क्या, 0 आ सकता है क्या, 0 कब आता है, जरा सोचो 0 कब आता है। बेटा अगर 10 होता तो 0 आता, और कोई नंबर है क्या, 10 हो, 20 हो, 30 हो या 100 हो, सीधी सी बात समझो, या 1000 हो, ये समझो। ठीक है, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब 2 × 5 इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, जरा देखो क्या आता है। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 को 25 टाइम करेंगे, मतलब 5 × 5, ये लो, ये तब आएगा। कहने का मतलब क्या है, जरा पकड़ना बात को। 2 × 2 × 4 5, फिर उसके बाद में 4 2 जा, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25। ठीक है, 100 हो जाएगा और फिर वहाँ 10, हाँ यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 × 5, ये 5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जरा समझो। 0 उन्हीं नंबर्स में आ सकता है जिनके गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार तो आ ही आए। कम से कम कितना, कम से कम एक बार 2 और 5 आएगा, तभी उसका गुणनखंड में 0 आएगा, नहीं तो गुणनखंड में 0 नहीं आ सकता, उसके ओपन करने पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो ये बात समझ में आ गई ना, 0 कब आएगा, जब 2 और 5 गुणनखंड कम से कम एक बार होगा। ठीक है, अगर एक बार भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक भी नहीं है या एक बार भी नहीं है, तो समझ जाओ कि 0 नहीं आने वाला किसी भी हालत में। ठीक है, अब जरा 6 की पावर n के ऊपर डिस्कस करूं। चूंकि 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 की पावर n, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर n और 3 की पावर n। स्टूडेंट्स 2 की पावर n और 5 की पावर n बनता तो मैं कह सकता था कि 0 बनेगा, लेकिन यहां पर 2 की पावर n और 3 की पावर n बन रहा है, इसलिए मैं यहां पर 0 नहीं ला सकता। तो मैं यहां ये लिखूंगा, अतः 6 की पावर n के गुणनखंड 2 की पावर n तथा 3 की पावर n है। अतः इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n में 2 × 2 की पावर n और 5 × 5 की पावर n का एक भी गुणनखंड नहीं है। स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 6 की पावर n में 2 की पावर n और 5 की पावर n का एक भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसमें 0 नहीं हो सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, यही आपको एक लॉजिक बताना था। ये इसका लॉजिक है फाइंड करने का, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बताइए आपको। ठीक है, और समझो और क्या क्या दिया जा रहा है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या नई चीज है बेटा? देखो इन्होंने कहा है कि व्याख्या करो, फिर से व्याख्या करके बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 दिया हुआ है ना। हाँ, और साथ ही में एक और नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 दिया हुआ है। ये संख्याएं भाज्य हैं, ये बताना है बेटा। अभी मैंने अभाज्य की डिफिनेशन दी थी आपको कि अभाज्य तब होता है, अभाज्य कब होता है? अभाज्य तब होता है जब उसमें गुणनखंड या तो स्वयं हो या एक हो, मतलब ओनली 2 गुणनखंड निकल कर आते हैं। जैसे 7 का अगर मैं बोलूं, 7 का गुणनखंड या तो 7 है या तो 1 ही आ सकता है, इसके अलावा और कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। या तो ये 7 कर पाएगा, या तो खुद से हो पाएगा, या तो 1 से हो पाएगा। यही बात मैंने आपको अभी कुछ सेशन शुरू होने से पहले ही बता दी थी। भाज्य कब होता है? भाज्य तब होता है जब उसमें खुद स्वयं भी हो, स्वयं या एक या कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरा संख्या से भी डिवाइड हो जाए तो भी वो भाज्य, मतलब तो ही वो भाज्य बनता है। तो भी नहीं, तो ही वो भाज्य बनता है। कब? जब जैसे कि मैंने लिखा है 26 के बारे में, तो मैं कहूँगा इसको हम लोग 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग किससे 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसी को हम लोग 26 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बेटा बात को ध्यान दो, अभाज्य तब होता जब ये खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। जो स्वयं ओ से हो या फिर 1 से हो, तब हम बोलते हैं कि वो क्या होगा। यहां पर या मत लगाओ यार, और लगा लो। ये दोनों ही कंडीशन आनी चाहिए, इनमें से कोई एक नहीं, ये सारी ही आनी चाहिए। और वो स्वयं से भी हो जाए, एक से भी हो जाए, और कोई दूसरे नंबर से भी हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि वो भाज्य है। तब उसको क्या बोलते हैं? भाज्य है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि देखो ये नंबर समझ में आ गया होगा, इसमें 13 से भी हो जाए, कोई दूसरा नंबर लेकर आ गए, 2 से भी हुआ जा रहा, कोई दूसरा नंबर लेकर आ गए, मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो स्वयं से भी हो जाए, एक से भी हो जाए, और कोई दूसरे नंबर से भी हो जाए, तो वो भाज्य होती है। अच्छा, मैं अभाज्य और भाज्य के लिए एक छोटी सी चीज यहां लिख देता हूं, आपको देखो ये याद रखना है। अभाज्य में ना मात्र 2, कितने? मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो वो स्वयं होता है, एक तो वो स्वयं होता है, और 1 होता है। ये 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी पता चलेगा, देखते जाओ। अब बताना ये भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या तभी प्रूफ होगा जब इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड निकल कर आएंगे। चलो देखते हैं कितने गुणनखंड हैं। देखो बेटा, ये और ये अलग अलग टूट गए हैं। ये एक घर है और ये घर है, प्लस लगने और माइनस लगने की वजह से अलग अलग टूट जाते हैं। मल्टीप्लाई से कभी नहीं टूटता, याद रखना। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से हम ले सकते हैं 13 कॉमन, तो यहां बच गया 7, यहां बच गया 11, और यहां बच गया 1। तो आप कहोगे सर 13, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1, 77 प्लस 1, ये क्या हो गया? 13 इंटू 88। ठीक है, 13 इंटू 88 हो गया। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें कहूं 1 से भी मल्टीप्लाई रख दूं, अगर 1 से भी मल्टीप्लाई रख दूं, क्या कोई नुकसान? नहीं नुकसान है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 3 गुणनखंड बना के दिखाना था मुझे कि 2 गुणनखंड नहीं 3 गुणनखंड बना दूं, तो मैं देखो इसको बोल सकता हूं कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। क्यों है? मैंने बोला ना, अभाज्य तब होगा जब सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, लेकिन मैंने तो दिखा दिया 3 गुणनखंड है। 1 इसलिए डाल दिया, फर्क भी नहीं पड़ेगा, और 1 होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां बोल सकता हूं कि ये जो संख्या मैंने सॉल्व करके दिखाई, इसमें 3 है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए भाज्य है। ठीक, अच्छा इसमें भी इसी तरह करके देखो जरा, इसमें करो क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये 5 है, ये 5 है, कॉमन उठा लाओ जरा। 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। ठीक है, ये वाला 1 हो गया, यहां पे प्लस 1 ये वाला आ जाएगा।
फिर आ जाएगा 5, 42 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे, 24 2 जा होता है 48, कैरी 4 और 24 को 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 इंटू 1009 इंटू 1 ले लें क्या, अपनी तरफ से 1 ले लो खाली, इसकी जगह पे तो आ गया 1009 और अपनी तरफ से एक गुणनखंड 1 डाला जा सकता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर 1 डाल भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग इसको भाज्य बोल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और चलें आगे और समझाएं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, एकमात्र अकेला लौता क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको समझो क्या करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को नोट करते चलो साथ ही साथ, ठीक है। आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं तब जब आप लाइव क्लास में मेरे साथ करते हो। ठीक, आ जाओ आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कहना चाहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, एक मैदान बना, उसके चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको एक वृत्ताकार पथ पर ले चलता हूं। ये देखो, एक वृत्ताकार पथ बना दिया। मानते हैं सोनिया, ठीक है, सोनिया और कौन है साथ में, सोनिया के साथ में कौन था, रवि था। सोनिया और रवि ने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, जिसमें सोनिया को लगता है 18 मिनट और इसको लगता है 12 मिनट। मतलब सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब सोनिया धीरे चल रही है, और इसको कम समय लग रहा है, इसका मतलब रवि तेज चल रहा है। तो सोचो जरा, अगर रवि जो है चक्कर लगाने जाएगा और सोनिया भी चक्कर लगाने जाएगी, तो रवि जब चक्कर लगाएगा तो कितने मिनट में पूरा करके आएगा पहला चक्कर, 12 मिनट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर अगर यहाँ से फिर से 12 मिनट हो चुके हैं, फिर रवि गया दूसरा चक्कर लगा आया, तो दूसरे चक्कर में फिर से 12 मिनट लग जाएंगे, मतलब टोटल 24 मिनट लग जाएंगे। फिर तीसरा चक्कर लगा आया, फिर 36 मिनट लग गए, फिर अगला चक्कर आएगा 48, 60, इस तरह से वो हर चक्कर में 12 मिनट ले लेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा। ओके, अब सोनिया क्या करती है, सोनिया भी जब जाती है तो जब रवि जो है पूरा मिनट चक्कर 12 मिनट में ही लगा देता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो सोनिया का पहला चक्कर लगता है 18 मिनट में, पहला चक्कर गई 18 मिनट लगाई। ये हालांकि ये दोनों साथ में ही दौड़ रहे थे, अलग अलग नहीं दौड़ रहे, साथ में ही दौड़े थे। बस ये था कि रवि जो है पहले ही क्रॉस कर गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जाती है 36 पर, फिर जाती है 54 मिनट पे। तीसरा चक्कर कब कंप्लीट होगा, 54 मिनट पर। इस तरह से आगे चलता रहेगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, मिलते कब हैं, हालांकि ये जब पूरा दिन, मान लो पूरा दिन चक्कर लगा रहे, पूरा दिन चक्कर लगा रहे, कई बार ये रास्ते में मिल जाएंगे, कई बार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें रास्ते में नहीं मिलना है, हमें रास्ते में नहीं मिलना, हमें इसी पॉइंट पर आके मिलना है, हमें इसी पॉइंट पर आके मिला। रास्ते में तो बहुत बार मिलेंगे। मान लो सोनिया चलती जा रही थी, अब पीछे से राहुल भाई साहब आए, दौड़ते दौड़ते कह रहे बाय बाय। ठीक है, अगला चक्कर फिर आए, फिर ये यहाँ पर सोनिया यहाँ तक पहुंची, राहुल भाई साहब, रवि भाई साहब पीछे से आए, फिर बोले बाय बाय, क्योंकि सोनिया तो धीरे चल रही। तो इस तरह से मिलने के तो रास्ते में कई बार मिलेंगे, लेकिन हमें बताना है कि इस पॉइंट पर कितनी बार मिलेंगे, और यह भी बताना है कि पहली बार कब मिलेंगे, है ना। क्योंकि दिन में तो कई बार मिल जाएंगे, दिन पूरा दिन चक्कर मारते रहे तो पूरा दिन में यहाँ पे कई बार वो मिलेंगे इस पॉइंट पर, लेकिन हमें ये बताना है कि पहली बार वाला कब मिलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, पहली बार वाला पूछा है, मतलब कम से कम वाला पूछा है कि सबसे पहली बार में कब मिलेंगे। सबसे पहली बार में तो कम से कम टाइम लगना चाहिए। वो कब मिल रहा है जरा देख लो, जब 12 मिनट 24 मिनट 36 मिनट जब दौड़ा वो, तो इसने भी तो 36 मिनट तक कंप्लीट किया था। 36वां मिनट जब आएगा तो ये दोनों उसी जगह पर मिलने आ जाएंगे। समझ रहे हो। अब यहां पर बात ये उठती है कि सर क्वेश्चन करना क्या है। स्टूडेंट्स, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम ही क्यों निकालना है सर, एचसीएफ क्यों नहीं निकालना है? बेटा इन्होंने पूछा कम से कम, मतलब कम से कम समय में वो कितनी बार मिलेंगे। पहली बार वाला बताना है, पहली बार में तो सबसे कम समय लगे ना। दूसरी बार में जब मिलने जाओगे तो समय इससे ज्यादा हो चुका होगा, तो ज्यादा नहीं,
कम से कम। आखिर एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर वाला, एलसीएफ होता है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब ही होता है कि हमें कम रखना है। लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम होता है, ठीक। तो हमें कम से कम वाला चाहिए। इस तरह से आपको लॉजिक पकड़ते हुए बताना है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जब कम से कम निकालना पड़े तो एलसीएम निकाला जाता है। तो कहने का मतलब यह है, इस 12 और 18 का एलसीएम निकाल के दिखाओ कितना आएगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा ये बताना है आपको। तो स्टूडेंट्स कैसे किया जाता था? 12 का फैक्टर करोगे 2 6 2 3 2 3 और फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 12 का फैक्टर आ गया 2 2 3। 18 का डायरेक्ट कर दूं क्या? 2 दूनी 4 नहीं, 2 तियां 6 कर लो, 2 तियां 6 त्रिक 18 आ जाएगा। और 1 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कहेंगे यहां पर कितना आ जाएगा? 2 2। देखो जो कॉमन है वो तो ले ही लो, साथ ही साथ जो कॉमन, ये भी कॉमन है 3 वाला, ये भी ले लो। फिर ये बचा 2 तो इसको भी ले लो, और बचा 3 ये भी ले लो। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। 36 मिनट पर आकर वो लोग कम से कम मिलेंगे। यही तो हमने बताया था, 36 मिनट पर आकर मिलेंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट करके रखी थी। क्लियर हो गई बात? एलसीएम निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा बकायदा कर देना। मैंने तो यहाँ पे बस समझाने पे फोकस किया आपको। ये चीज़ आपको लिख कर देनी है कि कैसे हमको करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आई होगी सेशन के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको परेशान करती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन में बहुत मजा आई होगी, सभी ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है इस सेशन के अंदर, कुछ अच्छा लगा आपको और कोई चीज़ आपके काम के लायक मिली है, तो आप जरूर सेशन को लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे आने वाला सॉल्यूशन आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी आता है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो। तो बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करो ताकि हम लोगों का आगे कॉन्टैक्ट बना रहे। ओके फ्रेंड्स, खत्म करते हैं आज का सेशन। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।